हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने प्रेजेंटिव टैक्स सिस्टम के अनुसार कैसे इनकम निकाली जाती है और उसका टैक्सेशन किस तरह से होता है उसके बारे में कुछ बात बताई थी। आज उसी संबंध में सेक्शन 44AE प्रेजेंटिव टैक्स स्कीम्स फॉर गुड्स कैरेज बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हमने चर्चा की थी सेक्शन 44AD के अंतर्गत जो स्मॉल व्यवसायीज हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी इनकम परिकल्पित आधार पर कैसे ज्ञात की जाती है और उस पर टैक्स किस तरह से लगाया जाता है। उसके बाद हमने बात करी थी ऐसे प्रोफेशनल्स जिनकी रिसिप्ट्स कम है, सेक्शन 44ADA के अंतर्गत उनकी इनकम कैसे निकाली जाती है, काल्पनिक रूप से, परिकल्पित रूप से, और उस पर कैसे टैक्सेशन होता है उसके बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे सेक्शन 44AE के अनुसार ऐसे व्यवसायी जो गुड्स कैरेज के बिजनेस में लगे हुए हैं, जिनका काम ऐसे गुड्स कैरेज का हायरिंग करना, लीजिंग करना या प्लेइंग करना है, उनके संबंध में ये नियम लागू किए गए। सेक्शन 44AE अलाउ द एसएससीज हु ऑन्स not more than 10 goods carriage at any time during the previous year and who is engaged in the business of playing, hiring, leasing of the goods carriage। ऐसे छोटे व्यवसायी जिनका बिजनेस क्या है, प्लेइंग, हायरिंग या लीजिंग करना है, अपने गुड्स कैरेज का, माल का परिवहन करने के लिए गुड्स कैरेज का काम में लेते हैं, और जिनके पास 10 ऐसे वाहन, गुड्स कैरेज से ज्यादा नहीं हो, नॉट मोर देन 10, वो व्यक्ति, वो व्यवसायी इस सेक्शन के अंतर्गत अपना असेसमेंट करवा सकते हैं, अपनी परिकल्पित इनकम इस सेक्शन के अंतर्गत ज्ञात कर सकते हैं। जैसा अभी मैंने पहले बताया, सेक्शन 44AD छोटे व्यवसायियों के लिए, लेकिन 44AD में इस तरह के गुड्स कैरेज व्यवसायी को शामिल नहीं किया गया है। अतः ऐसे छोटे व्यवसायी जो गुड्स कैरेज का काम करते हैं, उनके लिए यह सेक्शन लागू किया गया। किस तरह के एसएससी इसमें लाभ ले सकते हैं, इसमें बताया है। ऐसे एसएससी, इंडिविजुअल एसएससी, HUF एंड पार्टनरशिप फर्म्स आर एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 44AE एज लॉन्ग एज दे आर इंडियन रेजिडेंट्स। यदि वो भारतीय रेजिडेंट हैं और इंडिविजुअल, HUF या पार्टनरशिप फर्म है, तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत अपने परिकल्पित आय ज्ञात करवा सकते हैं और उसी के अनुसार टैक्सेशन करवा सकते हैं। साथ में ये कहा है, हाउएवर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLPs आर नॉट फॉल अंडर दिस प्रीव्यू ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन में अगर कोई LLP है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, जो कि रजिस्टर्ड होती है, उनके लिए ये नियम लागू नहीं होंगे। इस सेक्शन के अंतर्गत इनकम कैसे परिकल्पित की जाए उसके बारे में बताया है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, इसमें दो तरह की बात बताई है। पहला, द इनकम फ्रॉम सच बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 44AE shall be deemed to be an amount equal to ₹7,500 for each goods carried for every month or part of the month during which the goods carriage is owned by the assessee in previous year। ऐसे व्यवसायी की इनकम कितनी मानी जाएगी? 7,500 रुपए प्रति वाहन, प्रति मंथ, पर मंथ, पर वाहन, पर व्हीकल, पर कैरेज इनकम मानी जाएगी 7,500 रुपए। 12 महीने अगर वो वाहन रहा है उसके पास, तो 7,500 इंटू 12। अगर 10 वाहन है तो 7,500 इंटू 12 इंटू 10, ये उसकी
इनकम मान ली जाएगी, या वो इससे ज्यादा इनकम डिक्लेयर करना चाहता है तो वो इनकम जो दोनों में से ज्यादा होगी वो इनकम इस सेक्शन के अंतर्गत मान ली जाएगी। इन केस goods carriage is heavy goods carriage, then rupees 1000 per month per ton for each will be taken into consideration। जहां हमने 7500 रुपए पर वाहन पर मंथ की बात कही थी ऊपर, लेकिन अगर वो वाहन भारी वाहन है, भारी मालवाहक वाहन है, तो ऐसे भारी वाहन के लिए कहा है उनका इनकम कितनी मानी जाएगी, 1000 रुपए पर मंथ पर टन। एक वाहन का जितना उसका वजन है उसके अनुसार 1000 रुपए पर मंथ गिना जाएगा। मान लीजिए उसका वजन, व्हीकल का वजन 15 टन है, तो 15 इंटू 1000 रुपए एक महीने का हुआ, और 12 महीने के लिए है तो 15 इंटू 1000 इंटू 12, ये जो इनकम आएगी वो इसकी इनकम मानी जाएगी। यहां पर एक बात इन्होंने बताई है, हैवी व्हीकल्स किसको कहेंगे, ऐसे हैवी व्हीकल्स जिनका ग्रॉस वेट, जिसमें सामान नहीं भरा हुआ हो, उस वाहन का वजन अगर 12 टन से ज्यादा है, 12 टन या उससे ज्यादा है, तो वो हैवी व्हीकल्स माना जाएगा, और उसकी कैलकुलेशन के लिए 1000 रुपए पर मंथ पर टन फॉर ईच व्हीकल के आधार पर कैलकुलेशन किया जाएगा। अगर वो हैवी व्हीकल में नहीं है तो फिर 7500 रुपए पर मंथ पर व्हीकल उसकी इनकम मान ली जाएगी। कितना उसको पैसा आ रहा है, उसमें से कितना खर्चा कर रहे हैं, वो कुछ भी हिसाब रखने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा कितना वाहन है, कितने अवधि तक उसने यूज किया है, उसके आधार पर कैलकुलेशन कर ली जाएगी। अब कुछ समस्या ये आती है कि बहुत सी बार एसएससी जो वाहन खरीदते हैं वो हायर परचेज बेसिस पर खरीदते हैं, जिनका मालिकाना हक जब तक पूरा पेमेंट नहीं हो जाता है, जब तक सारे इंस्टॉलमेंट्स का भुगतान नहीं हो जाता है, तो वेंडर का ही रहता है, इनका खुद का मालिकाना हक, ओनरशिप इनकी नहीं होती है। लेकिन इस सेक्शन में ये मान लिया गया है, अगर ऐसा कोई वाहन जो हायर परचेज सिस्टम से लिया हुआ है, जिसके इंस्टॉलमेंट्स अभी बाकी है, जिसके ओनरशिप इनको अभी ट्रांसफर नहीं हुई है, वो भी उनका मालिक मान लिए जाएंगे। अर्थात हमको ये ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है कि वो हायर परचेज से लिया हुआ है और फुल परचेज लिया हुआ, वो उस वाहन उसके पास साधारण परचेज से या हायर परचेज से लिया हुआ होना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन इसमें करेंगे। ये सब मिलके 10 वाहन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, दूसरे सेक्शन 44AD, सेक्शन 44AD में जनरल जो रूल्स हैं वो यहाँ भी लागू होंगे। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो यहाँ आपको एक बार मैं बता देता हूँ। नो फर्दर डिडक्शंस, इस सिस्टम में आपने फिक्स इनकम मान ली कि वाहन कितना वजन का है, कितने महीने काम लिया, उसके आधार पर कैलकुलेशन करनी है। इसमें न ग्रॉस रिसिप्ट की बात है और न कोई एक्सपेंसेस की बात है। सीधी सी बात कही है, these SSC who opt to file the return with reference to this section shall be deemed to have been allowed all deductions section 30 to 38 and no further deduction will be allowed including depreciation। सारे खर्चे आय में से, प्राप्ति में से सारे खर्चे निकाल दिए मान लिए जाएंगे, और नेट अमाउंट जो ऊपर बताइए वो नेट इनकम उनकी मान ली जाएगी, जिसमें सारे खर्चे शामिल, सारे डेप्रिसिएशन शामिल, बिजनेस इनकम निकालने के लिए। लेकिन यदि ये कंसर्न जिसकी हम टैक्सेशन की बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म होने से पार्टनर को यदि इंटरेस्ट या उसको सैलरी दी है तो वो एक्सपेंसेस के रूप में अलाउ किए जाएंगे। However, regard the any asset is utilized in the business falls under those mentioned section 44 written down value। ये अच्छा, चलिए ये
रिटर्न डाउन वैल्यू के बारे में पहले ही आपको बता दिया कि ऐसे बिजनेस के लिए अलग से कोई डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसका रिटर्न डाउन वैल्यू हमेशा कैलकुलेट की जाएगी, ताकि जब कभी भी अगर वो इस सिस्टम से बाहर आता है और अपना नॉर्मल रूप से असेसमेंट करवाना चाहता है तो फिर डेप्रिसिएशन लगाते हुए उसकी वैल्यू निकालनी होगी, इसलिए इसको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। चलिए, जो पार्टनरशिप की बात कर रहा था उसमें ये बताया है कि जो पार्टनर अगर है, जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं, अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट पेमेंट और उनकी सैलरी का अगर रेमुनरेशन का कुछ भुगतान किया है तो वो उसकी इनकम में से माइनस कर दी जाएगी, बाकी और कोई खर्चे उसमें माइनस नहीं किए जाएंगे। रिलीफ फ्रॉम मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये कोई व्यक्ति, कोई एसएससी इस सेक्शन में यदि अपना असेसमेंट करवाना चाहता है, अपनी इनकम प्रेजेंटिव इनकम निकालना चाहता है, तो उसे क्या क्या लाभ होगा। उसे दो तरह की बातें उसमें बताई है कि उसे सेक्शन 44A के AA के अनुसार जो बुक्स मेंटेन करनी होती है उसको मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, तथा उनको ऑडिट कराने की भी आवश्यकता नहीं है। लंबे चौड़े हिसाब किताब कुछ रखने की जरूरत नहीं, ऑडिट कराने की जरूरत नहीं, उसकी सीधी सीधी सिंपल सी इनकम डायरेक्ट कैलकुलेशन कोई भी व्यक्ति आराम से कर सकता है इस सेक्शन के अंतर्गत। यदि कोई व्यक्ति उसको लगता है कि मेरा प्रॉफिट जो ऊपर बताया गया पर टन या पर मंथ पर व्हीकल उससे ज्यादा हो रहा है, तो वो इसके अंतर्गत अपना ज्यादा प्रॉफिट दिखा सकता है, उसमें उसके लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन यदि वो इस सेक्शन के नियम से कम प्रॉफिट दिखाना चाहता है, 7,500 जैसी लिमिट बताई थी, उससे कम दिखाना चाहता है, वो कहता है मेरे तो प्रॉफिट 6,000 रुपये हुआ है या 1,000 रुपये पर टन पर मंथ से कम हुआ है, तो फिर उसे अपनी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी होगी और नियमानुसार उसको ऑडिट भी कराना होगा। तो ये दोनों बातें हैं। ऑप्शन टू डिक्लेयर हायर प्रॉफिट कर सकता है, ऑप्शन टू क्लेम लोअर प्रॉफिट ये भी वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी होगी और ऑडिट भी कराना होगा। जो व्यक्ति इस सेक्शन में अपना प्रेजेंटिव इनकम निकालना चाहता है, इस सेक्शन के अंतर्गत अपना असेसमेंट कराना चाहता है, तो फिर उसे ITR 4 फाइल करनी होगी। अगर वो इस सेक्शन में नहीं कराता है तो फिर उसे जो अन्य नियम अनुसार उसको ITR फाइल करने होते हैं वो कर सकता है। प्रेजेंटिव इनकम के अनुसार जो असेसमेंट कराना चाहता है वो दूसरों की तरह यहाँ भी उसको ITR 4 भरना होगा। ऐसे असेसी जो इस सेक्शन 44AE के अनुसार अपना असेसमेंट कराना चाहते हैं, अपनी इनकम निकलवाना चाहते हैं, तो उसे अपनी तरफ से पूरे साल भर की इनकम निकाल के कैलकुलेशन करके और जितना टैक्स बनता है वो एडवांस टैक्स के रूप में उस साल के 15 मार्च तक उसे एडवांस में जमा कराना होगा। उसे क्वार्टरली या मंथली जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। साल भर का जो भी टैक्स उसकी कैलकुलेशन में आ रहा है उस साल के अंत होने से जस्ट पहले 15 मार्च को वो अपना कैलकुलेट करके 15 मार्च से पहले या 15 मार्च तक उसे गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स के रूप में जमा कराना होगा। थैंक यू। तो इस तरह से ये प्रेजेंटिव इनकम निकालने के लिए 3 तरह के रूल्स इसमें दिए गए हैं। 44AD सामान्य व्यवसायियों के लिए जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है। सेक्शन 44ADA प्रोफेशनल्स के लिए जिनकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख रुपए से कम है, तथा सेक्शन 44AE ऐसे ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के लिए जो हायरिंग का काम करते हैं उनको रिलीफ देने, छोटे व्यवसाय जिनको रिलीफ देने के लिए जिनके पास 10 व्हीकल से कम है उनके लिए ये नियम बनाए गए हैं। इन सबको ITR 4 भरना होगा। ये तीनों तरह की कैटेगरी के लोगों को ITR 4 भरना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा ITR 4
किस तरह से भरा जाता है और उसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। थैंक यू।